नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रिंग में ही आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम रिंग के सेंटर पे निकाल चुके थे, जीरो आया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। रिंग के एक्सिस पे भी हम निकाल चुके थे x दूरी पर, जिसका कि एक्सप्रेशन हम लोग क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए अगर आपको कुछ इस तरीके से गिवन हो कि मान लीजिए ये कोई रिंग का टुकड़ा है, इस तरीके से मान लीजिए ये कोई रिंग का टुकड़ा गिवन है आपको, इस तरीके से मान लीजिए, और आपको क्या काम करना है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर क्या निकालना है। मतलब आप इमेजिन करें सबसे पहले तो ये एक कंप्लीट रिंग है, उसका ये क्या है, एक टुकड़ा है, ठीक है जी। और आपको पॉइंट P दे रखा है, इसकी रेडियस R रही होगी मान लेते हैं, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसा है, लेट्स सपोज इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, ऐसा गिवन है आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसके कारण। और गिवन क्या, आपको गिवन इस तरीके से ये सिचुएशन कि इसका ये वाला एंड जो है वो यहाँ से क्या बना रहा है, एंगल θ1 दे रखा है आपको मान लीजिए, और यहाँ से क्या दे रखा है आपको, ये वाला एंगल दे रखा है आपको θ2 दे रखा है। ये वाला एंगल जो बना रहा है, ये वाला एंगल क्या है, θ2 है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस वे में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ये सब आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको गिवन है, तो रिंग को तोड़ने का मेथड आपको ऑलरेडी सिखाया गया है। आपको बोला गया है कि आप क्या करें, थीटा पर जाकर के क्या करें, डी थीटा का एलिमेंट कंसीडर करें। ये आपने एलिमेंट कंसीडर किया, ये वाला एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है जी। इस पे ये एलिमेंट कहाँ से कंसीडर किया, सबसे पहले आप ये नोट करिए, आप यहाँ से कहाँ गए, एंगल थीटा पर गए, और किसका पार्ट लिया आपने, एक स्मॉल एंगल डी थीटा का क्या ले लिया, एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया। और इस डी थीटा के एलिमेंट पर जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया जी डी क्यू चार्ज आ गया इसके ऊपर, और इसकी लंबाई कितनी होगी, वो होगी जी कितनी, आर डी थीटा। इसकी लंबाई कितनी होगी आपकी, वो होगी आर डी थीटा। और इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया जी, डी क्यू आ गया। तो सबसे पहले चार्ज डी क्यू लिख लेते हैं, कितना आ गया जी, चार्ज डी क्यू कितना हो गया। आपको इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, तो इट बिकम्स लैम्डा टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोर्शन, दैट इज आर डी थीटा। ये डी क्यू चार्ज आ गया जी स्मॉल एलिमेंट के ऊपर, ठीक है जी। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको इस स्मॉल से एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर क्या फाइंड करना था, आपको नेट फील्ड फाइंड करना था। तो लेट्स सपोज ये कितना आ गया जी आपका, ये छोटा सा फील्ड आ गया DE इस दिशा में, सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद इट। ये क्या बना रहा है, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, जैसा कि सिमेट्रिकली आपको दिख रहा होगा डायग्राम से, ठीक है जी। अब आपको ये सिखाया गया है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कि अगर आप एलिमेंट का लोकेशन चेंज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। आप नोट करिए इस चीज़ को कि अगर आप एक एलिमेंट इस तरफ वाले सेगमेंट में अगर ये वाला एलिमेंट आप कंसिडर करेंगे तो इसके कारण जो फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गया है फील्ड का। ये आपको बता दिया गया है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है फील्ड का। तो आप फील्ड को डायरेक्ट सॉल्व ना करके फील्ड को क्या करिए, रिजॉल्व करिए दो कंपोनेंट्स में। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से आ गए जी आपके, एक ये कंपोनेंट आ गया जी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं इसको ई एक्स लिख सकता हूँ। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आ गया वो कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज डी ई कोस थीटा, ठीक है जी। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और कंपोनेंट आ गया, कौन सा आ गया जी, दैट इज ई वाई डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज डी ई कितना, साइन थीटा। ये आ गया जी, ठीक है, ठीक है जी। इतना मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया कि हम लोगों ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। अब ये भी लिख लेते हैं कि डी ई का वैल्यू कितना आ गया जी, डी ई का वैल्यू जो स्मॉल चार्ज डी क्यू के कारण था उसको क्या लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा जी के डी क्यू बाई कितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, रेडियस आपको आर गिवन है, दैट इज आर स्क्वायर। तो आप डी क्यू का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ, दैट कम्स आउट टू बी के
लेमडा टाइम्स आर डी थीटा अपॉन क्या आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी का जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया वो क्या आ गया जी आपका, दैट इज के लेमडा टाइम्स अपॉन कितना आर इंटू डी थीटा। ये आपका फील्ड आ गया जी डी किसके कारण, स्मॉल चार्ज डी क्यू के कारण, जिसकी की लंबाई कितनी थी आर डी थीटा। अब हमारा जो नेट फील्ड होगा हमें क्या फाइंड करना है, नेट फील्ड फाइंड करना है, ई नेट फाइंड करना है। तो ई नेट जो है वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो हम लोग क्या कर लेंगे उसको रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे। मतलब हमारा जो नेट फील्ड आएगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी आ रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी, तो हम लोग क्या करते हैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो ई नेट आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग दैट कम्स आउट टू बी क्या, इंटीग्रल डी ई कोस थीटा, और जो अपना वाई एक्सिस के अराउंड क्या, वाई एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, फील्ड आएगा, दैट इज कम्स आउट टू बी इंटीग्रल डी ई कितना साइन थीटा। अब अपन यहाँ क्या करते हैं, डी ई का वैल्यू रख लेते हैं, तो ई एक्स कितना आ गया जी आपका, ई एक्स सिंपली आ गया दैट इज के लेमडा अपॉन आर इंटू कितना कोस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन किसका होगा जी यहाँ, वेरिएबल का। जैसे आप एलिमेंट चेंज कर रहे हो तो आर कांस्टेंट है, यहाँ आर दूरी चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सभी कांस्टेंट्स हैं, तो क्या चेंज है, थीटा चेंज हो रहा है जी। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। सिमिलरली यू नीड टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस दैट कम्स आउट टू बी के लेमडा अपॉन आर इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करने हैं। अब आप एक चीज़ नोट करिए, आपको जो थीटा की लिमिट लेनी है उसके लिए जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए ध्यान रखिए आप, जो मैंने थीटा लिया है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से लिया है, मतलब यहाँ एक्स एक्सिस से लिया है। तो कई सारे क्वेश्चंस में आपको थीटा वाई एक्सिस से लेना पड़ सकता है। अगर इसी की बजाय ये वाला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से गिवन होता, कुछ इस तरीके से ये रिंग गिवन होती, इस तरीके से ये रिंग गिवन होती, तो आप क्या करते, थीटा वाई एक्सिस के अलोंग रखते। तो आप इस चीज़ को नोट करिए कि मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थीटा कहाँ से लिया है जी, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ। अगर इसकी सिमेट्री चेंज हो जाती तो वाई एक्सिस से लेना पड़ सकता था। बट आप ख्याल रखिए कि अगर आप ऊपर का एंगल ले रहे हैं तो लेट्स सपोज ये जो पूरा एंगल आपका, ये जो पूरा एंगल है, लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ किसका, थीटा 1 का, और नीचे का एंगल, नीचे के सिरे का एंगल क्या है, वो थीटा 2 है। तो जैसा आपने एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन के कारण क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिमिलर वैसा ही है। तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आ गया, माइनस थीटा 2 से क्या प्लस थीटा 1। यहाँ भी इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आ गया, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। ये आपका कुछ वैसा ही आंसर आ गया जैसा कि आपने क्या किया था, लाइन चार्ज के कारण सॉल्व किया था क्वेश्चन। तो यहाँ x के अलोंग जो क्या आ गया, फील्ड आ गया, वो कितना आ गया, दैट इज के लेमडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा का कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया जी, साइन थीटा हो गया। और आपको लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करनी है, दैट इज कितना, माइनस थीटा 2 से कितना, थीटा 1 तक। सिमिलरली आपको वाई एक्सिस के अलोंग जो फील्ड चाहिए वो कितना आ गया जी आपका, दैट इज के लेमडा अपॉन आर इंटू कितना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, तो माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, इंटू अंदर रह गया कोस थीटा। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1 तक। आप नोट करिए इस चीज़ को, आपको समझ में आएगा कि सर क्या कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका रिक्वायर्ड फील्ड आ गया दैट कैन बी रिटन एज दैट इज के लेमडा बाय आर इंटू क्या, साइन थीटा 1 प्लस कितना, साइन थीटा 2। और जो आपका वाई एक्सिस के अलोंग आ गया फील्ड आपका, उसको क्या लिखा जाएगा, के लेमडा अपॉन आर इंटू क्या, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अगर आप रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, इस पर्टिकुलर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे इस वाले रिजल्ट को और इस वाले रिजल्ट को, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि सर ने आपको ये क्वेश्चन एक बारी फिर से करवा दिया है।
अपन लोगों ने यही सेम रिजल्ट किस में निकाले थे, लाइन चार्ज में निकाले थे, और यही सेम रिजल्ट्स आपके किस में आ गए हैं जी, आपके रिंग के केस में भी रिजल्ट्स आ गए हैं। अब मतलब फॉर एग्जांपल मान करके चलिए कि यही सेम केस आपको क्या करके दिया होता, अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें, मान लीजिए आपको ये रिंग ऐसे पूरा एक सेमी सर्कल की फॉर्म में गिवन होता, ऐसे करके आप इमेजिन करिए कि ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, वही लैम्डा कूलम पर मीटर है, और आपको क्या बोला होता कि आप इसके सेंटर O पर, जिसकी की रेडियस कितनी है बेटा, R है, आपको फील्ड निकालना होता, फील्ड निकालना होता। तो आप यहां से इमेजिन कर सकते हैं कि इसका भी फील्ड क्या आता, एक एक्स एक्सिस के अलोंग आता बेटा, और एक क्या आता, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं इस बेसिस के ऊपर, इस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर, कि क्या आंसर अपना आएगा इस केस में। ठीक है जी, तो सबसे पहले ई एक्स निकालते हैं अपना। ई एक्स का आंसर क्या है आपका, देखिए ये आपके सामने आंसर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज के लैम्डा बाय आर, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या लेने हैं बेटा, थीटा 1 और थीटा 2 लेने हैं। अब आपको थीटा 1 लेने के लिए यहां से यहां तक घूमना पड़ा, तो आपका इस केस में थीटा 1 बेटा कितना हो गया, सिंपली 90 डिग्री। सिमिलरली आपको थीटा 2 अगर कंसीडर करना है तो आपको यहां से यहां तक घूमना पड़ा, तो थीटा 2 भी कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया है। तो आप रिजल्ट में पुट करिए, तो कितना आ गया जी, साइन पाई बाई 2 प्लस कितना, साइन पाई बाई 2। तो ई एक्स का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया जी आपका, के लैम्डा बाई आर। साइन 90 बेटा कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 कितना होता है, 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, और ये आंसर आ गया जी आपका। और बात ये आती है अब कि अगर आपको ड्रॉ करके दिखाना हो ज्योमेट्रिकली कि किस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आप इसको नोट करिए कि आपका जो फील्ड आया एक्स एक्सिस के अलोंग वो किस तरफ आया बेटा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आया। ये है जी आपका ई एक्स। आप चाहें तो इस आंसर को वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस मच आई कैप। आई कैप क्यों लिखा है, सब बच्चों को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए सर ने क्या लिख दिया, आई कैप लिख दिया। चलिए क्या फाइंड करते हैं, ई वाई फाइंड करके देखते हैं इस केस में। तो ई वाई कितना आएगा आपका, ई वाई आएगा बेटा आपका ये राजी आपके सामने एक्सप्रेशन, दैट इज के लैम्डा बाई आर इंटू क्या, कॉस थीटा 2। थीटा 2 कितना है जी आपका इस केस में, 90, दैट इज कॉस 90 माइनस कॉस थीटा 1 कितना है बेटा, वो भी 90 है, तो कॉस 90। अब आप सब लोग जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, ये भी कितना है 0, तो अपना वाई एक्सिस के अबाउट इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना आ गया, ये आपका 0 आ गया। अब अगर आपको इस चीज को समझना हो कि 0 कैसे आया, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने थीटा पर जाकर के कोई भी डी थीटा का क्या किया, एक स्मॉल सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट कंसीडर किया था, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता, स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस तरफ आता जी, और ये दो कंपोनेंट्स में क्या हो जाता, रिजॉल्व। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा। एक कंपोनेंट इस DE का किसके अलोंग आता, एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक कंपोनेंट किसके अलोंग आता, वाई एक्सिस के अलोंग। अगर इतने ही एंगल पे जाकर के आप क्या करते, नीचे की तरफ भी एक एलिमेंट लेते, इस तरीके से एक एलिमेंट यहाँ लेते, इतनी लेंथ का DQ चार्ज का, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस तरफ आता बेटा, और उसका एक कंपोनेंट किस तरफ आता, DE cos थीटा, वो एक्स एक्सिस के अलोंग आता, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, और एक कंपोनेंट उसका किस तरफ आता, वाई एक्सिस में आता बेटे, इस तरफ। और आप सिमेट्री से देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं वो पेयर में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो रिक्वायर्ड आपका फील्ड आएगा इस केस में, वो किसके अलोंग आएगा बेटा, वो एक्स एक्सिस के अलोंग आपका फील्ड आएगा। ये आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। मैं आपको इसके माध्यम से, मैं चाहता तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन ले सकता था, बट मुझे आपको ये नहीं सिखाना था, मुझे आपको कोई भी
मतलब जो सिमेट्रिकल क्वेश्चन नहीं है वो सिखाना था। मतलब अगर आपके θ1 और θ2 बराबर नहीं है तो आपको ये एहसास करवाना था कि अगर आप एक वायर को मोड़ देते हैं सर्कल की फॉर्म में तो वो वही काम करती है जो एक स्ट्रेट लाइन करती उसी वायर की फॉर्म में। मतलब आप एक चीज और नोट करिए। क्या नोट करिए? अगर मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, आप समझिएगा, आपको समझ आएगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं आपको। बट आप एक बारी समझिएगा बस कि सर करने की कोशिश कर क्या रहे हैं, ये चीज समझिए बस। आपको समझ आएगा। देखिए, ये आपको गिवन था, ये मान लीजिए क्या था जी आपका, ये सेंटर गिवन था आपको यहां इस तरीके से, ये सेंटर था जी आपका, ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस बैंडेड वायर को, जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में बैंडेड है, को अगर आप रिजॉल्व करें स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में, कैसे रिजॉल्व करें आप एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। इनफैक्ट आपको मैं एक पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आंसर देता हूं इस चीज का, कि मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से एक रिंग ले रखा है, ऐसे एक रिंग ले रखा है, ये गिवन आपको, ये चीज गिवन आपको, ठीक है जी। तो मतलब अब अगर आप ये इमेजिन करें कि ये रिंग ऐसे ना हो करके कैसे आपको गिवन है, आप समझिए यहां कि आपको ये चीज ऐसे गिवन है। मान लीजिए ऐसे, इस तरीके से ड्रॉ करिए, मैं आपको सिखाता हूं एक सेकंड, कि आपको मान लीजिए कुछ इस तरीके से गिवन है कि लेट्स सपोज दिस इज लाइक दिस, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यही वाला सेम सिचुएशन आपके साथ इस वाले केस में यहां हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और ऐसे। ये चीज जो ब्लैक लाइन से बनाई गई है और ये चीज जो रेड लाइन से ड्रॉ की गई है, ये दोनों वास्तविकता में एक ही चीज है। अब आप समझ सकते हैं कि जो सर्कुलर वायर्स होती हैं या जो रिंग टाइप शेप्स होते हैं, वो रिजल्ट वैसे ही प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि कौन करता है, एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करता है। अब आपको ये रिजल्ट्स हमेशा के लिए याद होना चाहिए। दीज आर इक्वली वैलिड फॉर व्हाट, फॉर ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, whether it will be a case of a straight line or a circular path। मतलब सर्कल में भी मोड़ करके दिया हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली आपको घुमा फिरा के चीज वही दी होती है। इसके अंदर भी आप यही सेम चीज ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको ड्रॉ करना हो तो आप ये चीज समझिए कि ये चीज आपको ऐसे गिवन है, आप समझिए इस चीज को, ये चीज आपको ऐसे गिवन है, ऐसे। जो रेड वाली लाइंस ड्रॉ की गई है और जो ये ब्लैक लाइन ड्रॉ की गई है, वो दोनों क्या है, वास्तविकता में चीज एक ही है। बस आपको क्या किया जाता है, एग्जामिनेशंस में घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ अगर θ1 और θ2 अलग अलग भी हों तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मजा आएगा। हेलो बेटा, नेक्स्ट करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जो अभी तक पढ़ा उसी के ऊपर बेस्ड करेंगे। जो कुछ एक रॉड प्रॉब्लम्स करेंगे वायर से रिलेटेड और कुछ एक रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। हो सकता है इंटरमिक्स्ड भी हो, रॉड और रिंग मिक्स होकर के साथ आए। पर चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको पहले एग्जांपल देता हूं मैं, कि जिसमें आपको एक वायर को किसकी फॉर्म में मोड़ लिया गया है, एक स्केयर की फॉर्म में मोड़ लिया गया है। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको 4 अलग अलग वायर्स दे रखी थी जिनको कुछ इस तरीके से ज्वाइन किया गया है, इस तरीके से इनको ज्वाइन कर दिया गया है। और ये पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज A, B, C और D। ये जो वायर्स हैं AB, BC, CD और AD, इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको गिवन है लैम्डा कूलम पर मीटर। अगेन इट्स लैम्डा कूलम पर मीटर। ये सभी के सभी आपको मान लीजिए लैम्डा कूलम पर मीटर
इट्स अगेन लैम्डा कूलम पर मीटर गिवन है और आपको बोला गया है आपको इन सभी वायर्स के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ सेंटर ऑफ दिस स्केयर पे फाइंड करना है। और ये एक स्केयर डायग्राम आपके सामने है, स्केयर जिसका कि साइड जो है लेट्स सपोज वो क्या है, वो स्मॉल a है और आपको ई नेट निकाल कर दिखाना है, ई नेट एट ओ, ये आपको फाइंड करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपको, ओ पॉइंट पर फाइंड करना है। और आपको लेट्स सपोज मैं आपको पहले से बता दूं कि मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन है कि ये आपका क्या है जी, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जी क्या है, ये आपका वाई एक्सिस आपको गिवन है, ऐसा करके आपको गिवन है। और आपको विद डायरेक्शन क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गिवन सिचुएशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी, अलग अलग करके चारों वायर्स को क्या करें, सॉल्व करें, मज़ा आएगा आपको ऐसा करने में। मान लीजिए ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है, ये वायर 4 है आपका। हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, वायर नंबर 1 को कंसीडर करते हैं। और अगर वायर नंबर 1 को ऐसे कंसीडर करें कि ये वायर ए बी है आपका, ये ए पॉइंट गिवन था आपको, ये बी पॉइंट, इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर। इससे जो ओ पॉइंट है आपको वो कुछ ऐसे गिवन है, सिमेट्रिकली है जी ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट हो गया आपको आपका इस केस में। और आप क्या करिए, ए पॉइंट से इसको ज्वाइन करिए, आप इसको इस पॉइंट से भी ज्वाइन करिए। देन यू केम टू नो कि अगर आप इधर का एंगल θ1 लेते हैं, इधर का एंगल θ2 लेते हैं, तो यू नीड टू फाइंड कि θ1 क्या हो गया आपका इस केस में 45, θ2 भी इस केस में आपका सिंपली क्या हो गया जी 45 हो गया। और आपके सामने किसका आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया। आप कुछ इस तरीके से आंसर दे पाएंगे, किस तरीके से, लेट मी टेल यू। आप समझिए इसको कि आपको ओ पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये आपका पॉइंट है। तो आप देखिए, समझिए कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे ई परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर जी, रोड के परपेंडिकुलर। एक को नाम देंगे हम लोग किसका, पैरेलल कंपोनेंट का। तो पैरेलल कंपोनेंट, अगर आपको रोड प्रॉब्लम समझ आ गया था, रोड का एक्सप्रेशन समझ आ गया था, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं है इसका, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। और इस रोड का लंबाई क्या दे रखा आपको, वैसे भी ए दे रखा था आपको, ये ए दे रखा था आपको, ठीक है जी, कुछ समझ आया। ये वायर ए बी है, मतलब वायर 1 है। अगर इस वायर के कारण मैं यहाँ इस डायग्राम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करूँ, तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो किसके अलोंग आ गया जी, वो इसके अलोंग आ गया। लेट्स सपोज मैं इसको किसका नाम देता हूँ, E1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। सिमिलरली हम लोग क्या ट्राई करेंगे फॉर वायर 2 के लिए सॉल्व करेंगे इसको। तो वायर 2 अपने को किस तरीके से गिवन है, वायर 2 अपने को इस तरीके से गिवन है जी। ये अपना पॉइंट हो गया जी, जो कि सिमेट्रिकल गिवन है, बिल्कुल इससे ऐसे सिमेट्रिकल है। आप इस पॉइंट को ज्वाइन करिए, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करिए। अगेन आपके θ1 और θ2 क्या हो गए जी, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करना है, नेट फील्ड फाइंड करना है इस वायर के कारण, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखी है। तो आप समझिए कि इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इस डायरेक्शन में होगा जी, ई परपेंडिकुलर। जो कोई भी पैरेलल कंपोनेंट इसका नहीं होगा, क्योंकि θ1 और θ2 क्या है, वो बराबर है। अगर आप इसको इस डायग्राम में दिखाएंगे तो डायग्राम में इसका डायरेक्शन क्या आ गया जी, ये आ गया, दैट इज E2। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ रहा है सर क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वायर 3 को कंसीडर करते हैं। वायर 3 को हम लोगों ने कंसीडर किया तो हम लोगों ने क्या पाया, वायर 3 देखिए सब लोग, वायर 3 ऐसे गिवन है जी, हमें ये पॉइंट है जी, जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल गिवन है ऐसे। तो इस एंड को इस एंड से ज्वाइन किया, इस एंड को यहाँ से ज्वाइन किया। अगेन यहाँ का एंगल 45, यहाँ का एंगल क्या 45।
तो आप समझ सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ आएगा जी इस वायर के कारण। वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, कोई पैरेलल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो अगर आप इसको डायग्राम में शो करेंगे वायर 3 के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप समझ सकते हैं कि वो इस तरफ होगा। लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ E3 का, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, वायर 4 को कंसीडर करते हैं और वायर 4 के कारण भी ऐसा ही काम करके हम लोग क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देंगे। तो वायर 4 कैसे गिवन है आपको, ऐसे गिवन है जी, ये आपका पॉइंट है O, इस पे आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इस वाले एंड को ज्वाइन करिए, इस वाले एंड को भी ज्वाइन करिए। अगेन ये एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कौन सा कंपोनेंट ही आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर, कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा। आप उसको डायग्राम में कैसे शो करेंगे, डायग्राम में शो करने के लिए आपको ये चाहिए E4, ये आ गया जी E1, E2, E3 एंड E4। अब आप एक चीज़ नोट करिए कि अगर हम E1, E2, E3 और E4 को मैग्नीट्यूड वाइज अगर फाइंड करें कि वो मैग्नीट्यूड वाइज कितने हैं, तो आप देख पाएंगे कि वो मैग्नीट्यूड वाइज सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज हैज़ टू बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ E2, is has to be equal to the magnitude of E3 and is has to be equal to the magnitude of E4। let's suppose मैं उन सबको क्या मान लेता हूँ, E मान लेता हूँ। तो अगर E मान लेते हैं तो ये इसको कैंसिल कर देगा जी, ये इसको कैंसिल कर देगा। जो नेट फील्ड आया, नेट फील्ड एट O वो कितना आया जी, दैट इज 0। नेट फील्ड कितना आ गया आपका, 0 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम क्या है जी, यहाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट है। तो इस तरीके से आप ये रोड प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ तो आपको बहुत घुमा फिरा करके भी दे सकता हूँ, बस आप इनको सीखें और प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपको। और सिर्फ एक ही जगह काम नहीं आएंगी, ये 2 अलग अलग चैप्टर्स में बिल्कुल डिटो कॉपी सेम पढ़ाई जाएंगी आपको। नेक्स्ट मान लीजिए यही स्केयर का क्वेश्चन होता और यही स्केयर के क्वेश्चन में मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया होता, ऐसा गिवन होता कि ये एक स्केयर है, इट्स ए स्केयर ऑफ साइड कितना, ऑफ साइड कितना A, ठीक है जी। ये वायर्स हैं जी, इस वायर का जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, वो भी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है। और इस वाले वायर का जो डेंसिटी है वो क्या है जी, वो आपको माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखा है। और इस वाले साइड का भी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या दे रखा है आपको, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखा है। और आपको बोला ये गया है कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड ये करना है, आपको फाइंड ये करना है कि यहाँ स्केयर के सेंटर O पर नेट फील्ड फाइंड करना है आपको। यू नीड टू फाइंड नेट फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट O। और आपको स्केयर गिवन है, साइड A का चार्ज डेंसिटीज आपके सामने हैं। अगेन आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सोच सकते हैं। तो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका कुछ ऐसे करके। ये मान लेते हैं जी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है आपको, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है जी इस तरफ को, ये आपका वाई एक्सिस गिवन है। और मान लेते हैं ये अपना ओरिजिन है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप वायर 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 एंड 4, चारों को अलग अलग सॉल्व करके जोड़ना है आपको, सिंपली घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले वायर 1 को ऑब्जर्व करते हैं। वायर 1 के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो सभी बच्चे जान पा रहे हैं कि वो इस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा जी। लेट्स सपोज दिस इज E1, इसको मैग्नीट्यूड वाइज बाद में हम लोग लिख लेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि इस वायर के कारण सिर्फ इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होगा, कोई भी पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का पोर्शन और यहाँ का पोर्शन क्या है, बराबर है। दोनों का एंगल क्या है, 45 है, 45 है, ठीक है जी। अब यहाँ का देखते हैं जी,
यहाँ का देखते हैं, वायर 2 के कारण देखते हैं। वायर 2 के कारण भी सब लोग जान पा रहे हैं कि जो नेट फील्ड होगा वो पॉइंट पर पिछले क्वेश्चन की तरह वो किस तरफ होगा जी, वो इस तरफ होगा, क्योंकि इस वायर का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकल करके आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कोई भी पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा इस वायर का। तो सिमिलरली E2 निकल करके आएगा, वो मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही होगा जितना कि E1 है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सब कुछ सिमेट्रिकल गिवन है। वायर 3 की बात करते हैं। वायर 3 को आप नोट करिए। वायर 3 आपको ऐसे कुछ गिवन है जिसका कि चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, और आपको यहाँ से इस पॉइंट O पर क्या करना है, नेट फील्ड फाइंड करना है। गिवन सिमेट्री क्या है क्वेश्चन की, आप नोट करिए कि ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी आपको 45 डिग्री गिवन है। तो आपको ये पूछा गया है कि इस वायर के कारण जो फील्ड है वो बताइए पी पॉइंट पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ वायर्स के केस में कि माइनस लेमडा अगर इसका चार्ज डेंसिटी है तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो किस तरफ आता हुआ नजर आएगा, वो वायर की तरफ आता हुआ नजर आएगा। ये ई परपेंडिकुलर है जी, कोई भी पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है। जितना इसका पैरेलल कंपोनेंट है उतना इसका है, वो एक दूसरे को पेयर्स में कैंसिल कर देंगे। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया, नोट करिए, वो वायर की तरफ ही आया। तो इसका मतलब वायर 3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर O पर, वो भी किस तरफ ही है, वो भी उसी तरफ है जिस तरफ वायर 1 के कारण था। और वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा आप नोट करिए, वो उतना ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज जितना कि क्या था, E1 था। तो E1 को क्यों ना क्या कर लिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो ये सिंपली यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया जी, वो 2E1 आ गया। इनफैक्ट 2E लिख देते हैं, E1 इज इक्वल्स टू E3 एंड इज इक्वल्स टू E2 एंड इज इक्वल्स टू E4, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में माना था। तो ये 2E1 मान लेते हैं, 1 मान लीजिए, 1 नहीं मान लेते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, इसको भी 1 मान लीजिए, उतना ही आएगा। बस डायरेक्शंस अलग अलग हैं, अदरवाइज सब कुछ सेम है, सिमेट्रिकल है। तो ये वायर 3 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, आप नोट करिए। सिमिलरली अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसा हम लोगों ने वायर 3 को सॉल्व किया, ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, वायर 4 को नोट करें, तो आपको समझ में आएगा कि वायर 4 के कारण भी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इसका, वो भी किस डायरेक्शन में आएगा, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, E1 पहले था और E1 क्या हो गया, बाद में आ गया, तो ये 2E1 हो गया। मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि अगर मैं आपको O पॉइंट यहाँ सॉल्व करके देता हूँ, मतलब O पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं, तो O पॉइंट पर अलोंग एक्स एक्सिस एक पर्टिकुलर फील्ड है, और O पॉइंट पर अलोंग क्या है, वाई एक्सिस भी एक फील्ड है जी। ये कितना है, ये 2E1 आपको दे रखा है, ये भी कितना दे रखा है जी, 2E1 आपको दे रखा है। अब आप समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो आप रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते थे, रिजल्टेंट फाइंड करते थे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे, आप फाइंड करते थे ऐसे a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा से। तो थीटा कितना है जी इस केस में, थीटा इस केस में 90 डिग्री है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई नेट जो आएगा इस तरीके से आपका, वो कितना आएगा जी, वो आएगा a² मतलब 2E1 का होल स्क्वायर प्लस 2E1 का होल स्क्वायर। तो आप समझिए इसको, ई नेट कितना आएगा, ई नेट आएगा जी 2 का स्क्वायर 4E1 स्क्वायर प्लस 4E1 स्क्वायर, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ई नेट कितना आ गया जी आपका, वो आ गया 4 प्लस 4 कितना हो गया 8√8 कितना इंटू E1, ये आंसर आएगा जी आपका। तो मतलब सिंपली आपको सॉल्व किसके लिए करना है, क्वेश्चन को E1 के लिए सॉल्व करना है। और E1 भी क्या है, इस वाली वायर का क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब आपको सर क्या निकलवा चुके हैं, वायर के दोनों E पैरेलल और E परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के रिजल्ट तो आपको निकलवा ही चुके हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ परपेंडिकुलर को सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आ रहा है उसको क्या कर दीजिए, √8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका प्रॉपर आंसर बन गया। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा सभी लोगों को। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरफ आएगा जी, वो इस तरफ आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो गया सब कुछ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो इस तरफ है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जी आपका। डायरेक्शन 45 डिग्री आएगा, आप चाहे फाइंड करके देख लीजिए,
45 डिग्री आएगा अल्फा। इस तरीके से आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने को बोले जा सकते हैं, इसमें कोई खास बात